नमस्कार दोस्तों, मैं राजू गसल चौधरी नर्सिंग अरेना यूट्यूब क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अपन माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है इम्यूनिटी। इंडिविजुअल इम्यूनिटी एक टाइप है इम्यूनिटी का ही, जिसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल इम्यूनिटी क्या है? हर आदमी की एक पर्टिकुलर इम्यूनिटी होती है जिसको अपन बोलते हैं इंडिविजुअल इम्यूनिटी। जब एक मदर के दो ट्विंस है तो दोनों बच्चे सेम कंडीशन सेम एनवायरनमेंट में रहते हुए भी एक बच्चा बीमार हो सकता है, दूसरे को कुछ भी नहीं हो रहा है। मीन्स क्या है? दोनों ट्विंस की एक इंडिविजुअल इम्यूनिटी होती है, उनमें एक रेजिस्टेंस बॉडी का है, वो रेजिस्टेंस है, जिस वजह से एक तो रेजिस्टेंस की वजह से बॉडी में इन्फेक्शन एक्वायर नहीं हो रहा है, दूसरे के अंदर एक्वायर हो रहा है। इंडिविजुअल इम्यूनिटी में कुछ फैक्टर्स है जिनके ऊपर इंडिविजुअल इम्यूनिटी है वो डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर की अगर बात करें तो फर्स्ट फैक्टर होता है एज। फर्स्ट फैक्टर कौन सा है? एज। एज के ऊपर भी इंडिविजुअल इम्यूनिटी है वो डिपेंड करती है। जैसा कि ओल्डर एज है, ओल्डर एज, और इधर अपन बात करें चिल्ड्रन या न्यूअर एज, चिल्ड्रन या न्यूअर एज। ओल्डर एज पर्सन ऐसे पर्सन जो कि लाइफ के कुछ ईयर्स जी चुके हैं, मतलब यंगर एज बुढ़ापे की ओर है, उन पर्सन्स में इम्यूनिटी है ओल्डर एज के कारण। इम्यून फंक्शन है, इम्यून फंक्शन वो डिक्लाइन फेज के अंदर होता है। किस फेज के अंदर होता है? डिक्लाइन फेज का। क्योंकि बॉडी में जब से पैदा हुआ है तब से लेके अभी तक उसकी इम्यूनिटी, इम्यून फंक्शन है, इम्यूनिटी है, लगातार वो वर्क कर रही है। और ओल्डर पीपुल की जब वृद्धावस्था आती है, ओल्ड एज पीपुल में इम्यूनिटी है वो डिक्लाइन। दैट मीन्स बॉडी का जो रेजिस्टेंस पावर है वो भी क्या है? कम है। रेजिस्टेंस पावर क्या है? कम। इसी प्रकार चिल्ड्रन के अंदर बच्चा पैदा हुआ ही है तो उसकी इम्यूनिटी अंडर डेवलपमेंट होती है। क्या होती है? अंडर डेवलपमेंट। अंडर डेवलपमेंट का मतलब उस बच्चे की इम्यूनिटी अभी बूस्ट अप हो रही है, और इधर बूढ़े की जो इम्यूनिटी थी ओल्डर एज पीपल की, वो इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे कमजोर हो रही है। तो इनडायरेक्टली एज पे ही इंडिविजुअल इम्यूनिटी वो डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर, अगर ओल्डर पर्सन है तो उसको भी ज्यादा रिस्क है इन्फेक्शन लगने की, रोगों से लड़ने की खतरा उसको ज्यादा है। इसी प्रकार बच्चा है या चिल्ड्रन है उसमें भी सेम, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी भी अंडर डेवलपमेंट है। इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, और डेवलप हो रही है तो उसमें प्रॉपर परफेक्शन नहीं है, तो रेजिस्टेंस पावर जितना बॉडी का होना चाहिए उतना नहीं है। इस वजह से दोनों के अंदर मोर ससेप्टेबल है फॉर डिजीज और इन्फेक्शन। सेकेंड अपन बात कर रहे हैं एज के बाद में नेक्स्ट फैक्टर आता है इम्यूनो डेफिशिएंसी। नेक्स्ट फैक्टर है इम्यूनो डेफिशिएंसी। इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब है एट बर्थ ही कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन की वजह से या कुछ जीन्स की वजह से बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से उसमें इम्यूनिटी बिल्डअप नहीं हो पाना। इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब कमी, इम्यूनो का मतलब इम्यून सिस्टम में कुछ सर्टेन इंडिविजुअल, इसके अंदर क्या है? सर्टेन इंडिविजुअल हैव जेनेटिक डिफेक्ट। कुछ बच्चों के अंदर क्या होता है? कुछ लोगों के अंदर जेनेटिक डिफेक्ट होता है, और जिसके कारण विच रिजल्ट्स इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी ऑफ इलनेस और डिजीज। मीन्स इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब है कुछ लोगों के अंदर, सर्टेन इंडिविजुअल के अंदर जेनेटिक डिफेक्ट होने की वजह से उनके अंदर ससेप्टिबिलिटी का मतलब है रोग पैदा होना, तो उन लोगों के अंदर चांस क्या है? ज्यादा। जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया, ओल्डर पीपुल या बच्चा है या बूढ़ा है, दोनों के अंदर इम्यूनिटी क्या है? लोअर लेवल पे है। लोअर लेवल की वजह से उनको इलनेस या बीमारी होने के चांस उतने भी क्या है? ज्यादा है। सेकंड फैक्टर
इम्यूनोडेफिशिएंसी के बाद में थर्ड फैक्टर आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन थर्ड फैक्टर कौन सा है? न्यूट्रिशन। तो एक न्यूट्रिशन अगर बैलेंस्ड डाइट की बात करें, बैलेंस्ड डाइट, अगर कोई पर्सन है जो कि प्रॉपर अकॉर्डिंग टू जो डाइट प्रिस्क्राइब्ड है वो प्रॉपर बैलेंस डाइट ले रहा है, तो उसका बैलेंस डाइट अगर किसी पर्सन की है तो उसकी इम्यूनिटी भी क्या है? उसकी इम्यूनिटी भी क्या होगी? अच्छी होगी। उसका रेजिस्टेंस पावर भी क्या होगा? इंक्रीज उसका रेजिस्टेंस पावर। तो अगर कोई पर्सन है जो कि हेल्दी डाइट ले रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है, तो उस पर्सन की रोगों की लड़ने की क्षमता, जिसको अपन बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी, वो भी क्या होगी? गुड होगी। और उसकी रोगों के प्रति जो रेजिस्टेंस पावर है वो भी क्या होगा? रेजिस्टेंस पावर अगेंस्ट इंफेक्शन, अगेंस्ट इंफेक्शन। तो इंफेक्शन रोगों के लड़ने के प्रति उसकी जो पावर है वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। नेक्स्ट फैक्टर है पर्सनल हाइजीन। तो फर्स्ट फैक्टर एज, सेकंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, थर्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में मैंने बताया बैलेंस डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज। अगर कोई पर्सन है बैलेंस डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज है तो उसका इम्यून सिस्टम है वो अच्छे से वर्क करेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर इलनेस की जो पॉसिबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी है, वो क्या होगी? कम से कम होगी। नेक्स्ट फैक्टर आता है पर्सनल हाइजीन। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है? पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब है डेली लिविंग एक्टिविटी और अपनी केयर। अगर कोई पर्सन पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखता है, पर्सनल हाइजीन अगर मेंटेन है, तो उस पर्सन में देखा गया कि जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है वो भी क्या होगा? रिस्क ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज। अगर किसी पर्सन में पर्सनल हाइजीन मेंटेन है तो उसको इन्फेक्शन लगने का खतरा भी क्या होगा? कम। नेक्स्ट फैक्टर है इंडिविजुअल सेक्स। इंडिविजुअल सेक्स का मीन्स ये है कि जो इम्यूनिटी, जो इंडिविजुअल इम्यूनिटी वो सेक्स पे भी डिपेंड करती है। इसका मतलब है सेक्स में क्या हो गया? मेल और फीमेल। तो कुछ डिजीजेज होती है, सम डिजीजेज अकर्स ओनली इन मेल, ओनली इन मेल्स, but females are as a carrier role, as a carrier मीन्स ये है कुछ सम डिजीज। कौन सी? सम डिजीज की अगर बात करें तो कौन सी? हेरिडिटरी डिजीज, हेरिडिटरी डिजीजेस। हेरिडिटरी डिजीज को अगर हिंदी में बात करें तो आनुवंशिक बीमारियां जो कि वन जनरेशन टू अदर जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है थ्रू जीन्स के। तो हेरिडिटरी डिजीज है जो कि आदमियों के अंदर हो रही है, लेकिन फीमेल्स ओनली क्या हो रही है? कैरियर। कैरियर का मतलब है वाहक। क्या मतलब है? वाहक मतलब ले जाने का काम कर रही है। ओनली उनके अंदर जो फीमेल्स कैरियर है, कैरियर्स का मीन सीधा सा है दैट पर्सन does not appear any sign and symptoms ऐसा पर्सन जिसके अंदर बीमारी का साइन और सिम्टम्स अपीयर नहीं होता, लेकिन उसके अंदर बीमारी है वो दूसरों को दे सकता है, वो क्या कहलाता है? कैरियर। तो कुछ डिजीजेज है, डिजीज जैसे कि सच एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल हीमोफीलिया, नाम सुना आपने? हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल
एनीमिया। ये दोनों डिजीज है जो कि कैसी डिजीज है, हेरिडिटरी डिजीज, आनुवंशिक बीमारियां हैं। इसमें जो हीमोफीलिया है, अगर फीमेल बेबी है तो वो क्या होगी, कैरियर। अगर मेल पर्सन है तो हीमोफीलिया के साइन सिम्टम्स मेल के अंदर, मेल है तो क्या होगा, अपीयर होगा। फीमेल्स है तो उसके अंदर ओनली ये बीमारी लगेगी, लेकिन साइन सिम्टम्स है वो अपीयर नहीं होगा। फीमेल्स के अंदर कोई साइन सिम्टम्स नहीं आएंगे इस बीमारी के, मेल है तो पूरे साइन सिम्टम है वो शो होंगे। इसी प्रकार सिकल सेल एनीमिया है, वो भी सेम एक मेल्स के अंदर अफेक्ट हो रहा है। तो इनडायरेक्टली अगर बात करें तो इंडिविजुअल सेक्स के अंदर, तो सेक्स भी एक क्या है, फैक्टर है जिसकी वजह से इंडिविजुअल आदमी की इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस, जो इंडिविजुअल इम्यूनिटी है, इसी प्रकार रेजिस्टेंस भी कुछ फैक्टर है उनके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस मैकेनिज्म। रेजिस्टेंस मैकेनिज्म, तो जनरली रेजिस्टेंस मैकेनिज्म दो टाइप्स की होती है, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक। सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉन स्पेसिफिक की। नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है कॉमन मैकेनिज्म होती है बॉडी की। कैसी, कॉमन मैकेनिज्म ऑफ बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन, तो जनरल कॉमन मैकेनिज्म होती है इन्फेक्शन के प्रति। नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज्म प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बींग्स। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर है प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी आदमियों के अंदर ये पाई, प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी पर्सन्स के अंदर ये नॉन स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस है वो पाया जाता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, अवरोध। अगर किसी पर्सन का बीमारी के प्रति अवरोध ज्यादा है तो वो क्या मतलब है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी है तो इजीली उसको कोई भी इन्फेक्शन कैरी नहीं होगा। इसके अंदर बहुत सारे कुछ फैक्टर्स है। सबसे पहला फैक्टर है इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म। बॉडी की अंदर की कुछ मैकेनिज्म होती है, कुछ एक्सटर्नल होती है। इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म फर्स्ट नॉन स्पेसिफिक के अंदर आएगा, इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म। नॉन स्पेसिफिक का है ये, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोल सकते हैं इसको। इसका फर्स्ट फैक्टर है इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म। इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब है बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट, बॉडी कुछ ने कुछ ऐसा डेवलपमेंट किया है कि इन्फेक्शन से वो किस प्रकार बच सके। इंटरनल डिफेंस का मतलब बचाव और मैकेनिज्म का मतलब होता है क्रिया। तो किस प्रकार बॉडी का अंदर भी कुछ क्रियाएं, कुछ प्रोटीन्स, वेरियस जो प्रोसेस है जिसकी वजह से भी बॉडी इन्फेक्शन में रिजोल्व करने में हेल्प कर रही है। इंटरनल डिफेंस में अपन अगर बात करें तो फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है, एक स्पेशल टाइप के कुछ सेल्स है। क्या है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इजी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है, टाइप ऑफ स्पेशल सेल, टाइप ऑफ स्पेशल cells that damage the some target tissue, some target cells oblique tissue। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है, स्पेशल टाइप्स की सेल है जो कि कुछ टारगेट कोशिकाएं या टारगेट टिश्यू को डैमेज करती है। मतलब ये सबस्टेंस है जो कि अगर एंटीजन बॉडी को लगता है ये एंटीजन है, जैसे कि लाइक बैक्टीरिया है,
कोई वायरस है, वायरसेस, पैरासाइट्स, ETC। मतलब ये एक स्पेशल टाइप्स की सेल है जो कि इन वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट को डैमेज खत्म करने का काम करती है। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। फेगोसाइटोसिस, फेगो ये भी बॉडी का क्या है, इंटरनल डिफेंस बैग। तो फेगोसाइटोसिस की जो रिएक्शन होती है उसमें किसका रोल होता है, मैक्रोफेजेस का। किसका, मैक्रोफेजेस का। तो बॉडी की जो मैक्रोफेज है उसका रोल होता है फेगोसाइटोसिस रिएक्शन। तो मैक्रोफेज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फेगोसाइटोसिक रिएक्शन, फेगोसाइटिक रिएक्शन। तो मैक्रोफेज है, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फेगोसाइटिक रिएक्शन में। तो बॉडी में हर जगह, हर ऑर्गन में एक अपनी मैक्रोफेज होती है, उनका उस ऑर्गन के हिसाब से अपना नाम है, और जिसको अपन बोलते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लंग्स। लंग्स के अंदर एक स्पेशल टाइप्स की मैक्रोफेज पाई जाती है जिसको बोलते हैं डस्ट सेल। क्या बोलते हैं, डस्ट सेल। इसी प्रकार अपने लीवर के अंदर मैक्रोफेज जो पाई जाती है उसको बोलते हैं कुफर सेल्स। कुफर सेल्स, कुफर सेल्स। इसी प्रकार स्प्लीन के अंदर स्पेशल टाइप की जो मैक्रोफेज होती है उनको बोलते हैं लिटोरल सेल। लिटोरल सेल्स। इसी प्रकार बोन के अंदर भी मैक्रोफेज पाई जाती है, ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट। इसी प्रकार प्लेसेंटा जो होता है, जो कि मदर से बेबी को अटैचमेंट का काम करता है, प्लेसेंटा, उसके अंदर भी एक स्पेशल टाइप की मैक्रोफेज पाई जाती है जिसको बोलते हैं होप बियोरर सेल्स। तो नर्सिंग ऑफिसर का जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें इम्यूनिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। मेन जो इनमें से कई बार सवाल पूछे गए हैं कि लंग्स के अंदर कौन सी मैक्रोफेज पाई जाती है जो कि फेगोसाइटिक रिएक्शन करती है, तो उसका आंसर क्या आएगा, डस्ट सेल। क्या आएगा आंसर, डस्ट सेल। इसी प्रकार ऑप्शन के अंदर दे सकते हैं कि कूपर सेल आल्सो नॉन एज। तो कूपर सेल क्या है, लीवर की फेगोसाइटो टाइप की सेल है। तो ये भी क्वेश्चन एक बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है। इसी प्रकार स्प्लीन का अगर पूछे कि स्प्लीन के अंदर ऐसी कौन सी कोशिकाएं होती है जो कि प्रतिरक्षा तंत्र में हेल्प कर रही है, इंटरनल बॉडी के इंटरनल डिफेंस में मदद कर रही है, तो कौन सी सेल आएगी, लिटोरल सेल। कौन सी सेल, लिटोरल सेल। इसी प्रकार बोन्स के अंदर भी एक स्पेशल टाइप की सेल्स है जिसको अपन बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट। इसी प्रकार प्लेसेंटा के अंदर, ये भी एक बार ESI में सवाल पूछा हुआ है कि प्लेसेंटा के अंदर ऐसी कौन सी मैक्रोफेजेस है जो कि इन्फेक्शन को खत्म करने, इन्फेक्शन को फेगोसाइट करने के काम में आती है, स्पेशल टाइप की जो कि इम्यूनिटी में हेल्प कर रही है, होप बियोरर सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, होप बियोरर सेल्स। तो फर्स्ट अपन ने बात की थी इंटरनल डिफेंस में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बाद में अपन ने देखा था फेगोसाइटिक रिएक्शन। तो ये बॉडी के अंदर हो रही रिएक्शन, बॉडी को अपन को कोई बोलना नहीं पड़ रहा है, बॉडी को अपना आप, अगर एंटीजन आ रहा है बॉडी के अंदर, कोई ऐसा वायरस बैक्टीरिया अंदर एंटर कर रहा है, तो बॉडी तुरंत उनके खिलाफ अपना ओर से एक्शन लेना स्टार्ट कर देती है, जिसको अपन ने बोला इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म। तो रेजिस्टेंस के अपन ने दो पार्ट देखे थे। नेक्स्ट इसके अंदर कुछ थर्ड है इंटरफेरोन, इंटरफेरोन्स, इंटरफेरोन्स। तो इंटरफेरोन्स
इनको किसने डिस्कवर्ड किया था, ये भी एक बार पूछा हुआ है कंपटीशन एग्जाम में। डिस्कवर्ड बाय एलिक एंड, ये भी एक बार कंपटीशन एग्जाम में इसका नाम पूछ लिया था कि इंटरफेरोन किसके द्वारा डिस्कवर्ड किए गए थे, एलिक एंड लिंडमान। ये एक बार पूछा हुआ है कि डिस्कवर्ड जो इंटरफेरोन है उनकी खोज किसने की थी, जैसे एलिक एंड लिंडमान। तो ये क्या है, इंटरफेरोन इज ए नेचुरल, इंटरफेरोन इज ए नेचुरल एंटी वायरल सबस्टेंस। Interferon is a natural antivirus substance that inhibit intracellular viral replication। मतलब इंटरफेरोन की अगर खोज कुछ किसने डिस्कवर किया था, तो एलिक और लिंडमान। इंटरफेरोन क्या है, इंटरफेरोन एक नेचुरली एंटीवायरल सब्सटेंस है जो कि प्रकृति से प्राप्त हुआ है, नेचुरली बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि एंटीवायरल प्रॉपर्टीज रखता है, वायरल को मारने के काम में आता है, वायरस पे अटैक करता है, एंटीवायरल सब्सटेंस है जो कि इंट्रासेलुलर, जो वायरस जब अगर किसी पे अटैक करता है तो वायरस की एक खासियत होती है मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी करता है, रेप्लिकेशन जल्दी होता है। तो उस वायरस रेप्लिकेशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। अगर वायरस का रेप्लिकेशन रुक जाएगा तो डिजीज की जो प्रोसेस है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इंटरफेरोन इनडायरेक्टली वायरल इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, इंटरनल डिफेंस है बॉडी का, ये भी क्या है, इंटरनल डिफेंस। इसी प्रकार कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी इंटरनल डिफेंस है, फेगोसाइटिक भी है और इंटरफेरोन्स भी है। नेक्स्ट इंटरनल डिफेंस है इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट कौन सा है, इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स। इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स ये जनरली दो टाइप्स का होता है, एक लोकल इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता है, लोकल, और एक होता है सिस्टमिक। लोकल इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स और सिस्टमिक इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स। तो लोकल का मीन्स ये है पर्टिकुलर जहां ऑर्गन है, जहां पे इंजरी हुई या कोई एंटीजन का एक्सपोजर हुआ, वहीं पे इंफ्लामेशन कॉज हो गया। सिस्टमिक इंफ्लामेटरी का मतलब है जो कि एंटीजन है या फिर कोई सबस्टेंस है जो कि बॉडी में सर्कुलेशन के अंदर आ गया और सर्कुलेशन में ही इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स स्टार्ट हो गया। सिस्टमिक का मीन्स ऑल ओवर बॉडी सिस्टम्स के अंदर। लोकल का मतलब पर्टिकुलर कोई ऑर्गन हो सकता है, पर्टिकुलर कोई लोकेशन हो सकती है। तो लोकल इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स और सिस्टमिक इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स। तो इसकी अपन मैकेनिज्म है उसकी अपन बात करेंगे। तो इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स क्या है, जो बॉडी के अंदर आपके गार्ड है, ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ये क्या है, बॉडी के बॉडी गार्ड है जो कि बीमारियों से बचाते हैं, ल्यूकोसाइट्स और मैक्रोफेज। तो ये इनका प्ले इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स में किसका रोल है, तो आप सीधा सा बोलोगे ल्यूकोसाइट्स और मैक्रोफेज है, वेरी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी इनडायरेक्टली और इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे कि इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स से बॉडी के अंदर वो किस प्रकार होता है, वो किस प्रकार बॉडी उसके खिलाफ एक्शन लेती है।
तो अभी नेक्स्ट है जो मैं इन्फ्लामेटरी का फ्लो चार्ट दिखाऊंगा, तो जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं। और अगर आपको चैनल पसंद आता है, अगर आपको अच्छा लगता है मटेरियल, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नेक्स्ट अपन फ्लो चार्ट पढ़ेंगे, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। इन्फ्लामेशन कैसे कोज हो सकता है, इन्फ्लामेशन तो एक्चुअली बॉडी के अंदर किस प्रकार इन्फ्लामेशन कोज हुआ। सबसे पहले ड्यू टू पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ड्यू टू पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, viruses, parasites, मीन्स जिस भी कारण बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ हो, वो चाहे बैक्टीरिया की वजह से हुआ हो, या वायरस की वजह से हुआ हो, या पैरासाइट या अदर कोई इंजरी वगैरह हो, इंजरी की वजह से कोई एंटीजन है वो एंटर करा हो बॉडी के अंदर। जैसे ही बॉडी में कोई ये सब प्रक्रिया होगी, अगर बैक्टीरिया या वायरस या पैरासाइट या कोई इंजरी के दौरान कोई भी एंटीजन का इन्वेड हुआ, तो इन्वेड होते ही वो क्या करेंगे, एंटर इन बॉडी, एंटर इन टू बॉडी एंड कॉजेज टिश्यू इंजरी, टिश्यू इंजरी। जैसा ही कोई बैक्टीरिया गया या वायरस गया, पैरासाइट गया, तो कोई ना कोई सेल के अंदर वो जाएगा। तो जिस भी सेल के अंदर वो जाएगा, एंट्री करेगा, इन्वेड करेगा, तो उस की वजह से टिश्यू को क्या होगी, इंजरी। टिश्यू को क्या होगी, इंजरी। और टिश्यू को इंजरी और जाएगा, अंदर जाते ही सेल के अंदर अगर इन्वेड करा तो वो अपना इफेक्ट शो करेगा। दैट ऑर्गेनिज्म releases toxic substance, releases toxic substance into the body oblique tissue। तो बैक्टीरिया वायरस जहां पे भी गया तो एंट्री करी, इन्वेड, एंट्री करने को बोलते हैं इन्वेजन। क्या बोलते हैं, इन्वेजन। तो इन्वेजन करने के साथ ही उसने अपना वहां पे इफेक्ट शो करा। दैट मीन्स उसने कोई टॉक्सिन रिलीज किए, जिसको अपन बोलते हैं एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन। दो प्रकार के जो टॉक्सिन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा रिलीज किया जाते हैं। तो सम ऑर्गेनिज्म कैन रिलीज एक्सोटॉक्सिन एंड सम ऑर्गेनिज्म कैन रिलीज एंडोटॉक्सिन। तो टॉक्सिन जब रिलीज हुआ तो टॉक्सिन की वजह से, वो टॉक्सिन क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। टॉक्सिक या टॉक्सिन क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस। तो बॉडी के अंदर अगर बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा कोई केमिकल सब्सटेंस रिलीज करा, तो केमिकल सब्सटेंस की वजह से क्या होगी, सेल है वो डैमेज होगी। क्या होगी, सेल डैमेज। सेल डैमेज क्या होगी, सेल डैमेज। और सेल जब डैमेज होगी तो क्या होगा, हिस्टामिन रिलीज होगा। क्या होगा, तो रिलीज ऑफ हिस्टामिन, ये इंपॉर्टेंट नाम है, हिस्टामिन फ्रॉम वेरियस सेल्स, फ्रॉम डैमेज सेल, डैमेज सेल्स। तो अभी तक क्या कहानी है, बैक्टीरिया का इन्वेडन बॉडी के अंदर हुआ, तो बॉडी के अंदर जिस भी साइड से एंट्री करी उस सेल को डैमेज हुआ, वो सेल से डैमेज करके उसने कुछ पॉइजन है वो सिक्रीट करे, टॉक्सिन रिलीज करे, और टॉक्सिन की वजह से सेल डैमेज हुई। और सेल डैमेज होते ही एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस रिलीज हुआ जिसको बोलते हैं हिस्टामिन। क्या बोलते हैं, तो हिस्टामिन। तो ये हिस्टामिन है, यही रेस्पॉन्सिबल है इन्फ्लामेशन कोज कराने को। यही बॉडी का क्या है, डिपेंड। तो हिस्टामिन है, तो नेक्स्ट ऊपर का मैं डिलीट करके यहां लिख रहा हूं। जैसे ही हिस्टामिन रिलीज हुआ तो हिस्टामिन कोजेज इन्फ्लामेशन, हिस्टामिन कोजेज इन्फ्लामेशन।
तो हिस्टामिन क्या करेगा, इन्फ्लामेशन करवाएगा। और जैसे ही इन्फ्लामेशन होगा, हिस्टामिन ने अपना इफेक्ट शो करेगा, इन्फ्लामेशन तो हिस्टामिन रिलीज होती है, वहां पे क्या कॉज होगा, इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन जब भी होगा तो वहां पे जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग जो ब्लड वेसल है, जहां पे भी इंजरी हुई, ब्लड वेसल्स, सराउंडिंग जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर क्या होगा, डायलेशन ऑफ कैपिलरीज। तो जहां पे भी जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या जो भी है ऑर्गेनिज्म इंसर्ट हुआ, वहां पे सेल को डैमेज करा। सेल को डैमेज करने के साथ सेल ने एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस रिलीज किया, जिसको अपन ने बोला हिस्टामिन। और हिस्टामिन ही रेस्पॉन्सिबल है फॉर इन्फ्लामेशन। तो हिस्टामिन जैसे ही वहां की सेल से रिलीज हुआ, तो आसपास की जितनी भी ब्लड कोशिकाएं हैं, ब्लड कैपिलरीज है, उनमें क्या होगा, डायलेशन ऑफ कैपिलरीज एंड स्मॉल आर्टरीज। तो वहां पे जो भी ब्लड सप्लाई लेके आ रही है टिश्यू की, उनमें क्या होगा, डायलेशन। स्मॉल आर्टरी एंड वेसल्स, और जैसे ही वहां पे डायलेशन होगा, डायलेशन होने के साथ वहां पे क्या होगी, ब्लड सप्लाई है वो बढ़ेगी। अगर पहले मैं बात करूं, ब्लड वेसल इतनी थी और इन्फ्लामेशन की प्रोसेस, हिस्टामिन रिलीज होने के बाद में थोड़ी हल्का डायलेशन हुआ, दैट मींस इतना से इतना चेंजेस हुआ। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे ब्लड सप्लाई जितनी थी प्रीवियसली, उससे क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा ब्लड सप्लाई हुआ, क्योंकि डायलेटेशन जैसे ही हुआ, तो डायलेटेशन होने के साथ वहां पे जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। और सप्लाई जैसे ही बढ़ेगी तो इन्फेक्टेड एरिया है वो कैसा लगेगा, इन्फेक्टेड एरिया बिकम red warm and increase permeability and increase permeability of vessels, and capillary wall and capillary walls। तो जो भी उस टिश्यू को या उस ऑर्गन को जहां पे इन्फ्लामेशन कोज हुआ है, वहां पे जो सप्लाई करी कैपिलरी आर्टरी, हिस्टामिन की वजह से वहां पे डायलेटेशन हुआ, और डायलेशन हुआ तो वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ी, और ब्लड सप्लाई बढ़ने के पे वहां पे जो है वो ऑर्गन है वो कैसा दिखने लगेगा, रेड एंड वार्म क्यों दिखेगा, वहां पे रिच ब्लड सप्लाई होगी। तो इन्फेक्टेड एरिया कैसा लगेगा, अगर हम पैल्पेशन करके देखें इन्फेक्टेड एरिया का, तो कैसा, अगर इंस्पेक्शन करें, इंस्पेक्शन में वो रेड दिखेगा और पैल्पेशन में कैसे होगा, वार्म। साथ ही वहां की जो ब्लड वेसल्स है जिनमें हिस्टामिन की वजह से वहां पे उन वॉल्स की क्या होगी, परमेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। और जैसे ही परमेबिलिटी बढ़ेगी तो वॉल्स के अंदर जो आर्टरीज या वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड है वो क्या होगा, वहां से लीकेज होने लग जाएगा। तो जैसे ही परमेबिलिटी बढ़ी, रिजल्टिंग प्लाज्मा लीकेज इन टिश्यू स्पेस। तो जो टिश्यू के बीच में जो जगह है वहां पे क्या लीकेज होने लग जाएगा, प्लाज्मा। वहां पे क्या रिलीज होने लग जाएगा, प्लाज्मा। और जैसे ही प्लाज्मा वहां पे रिलीज हुआ, मैक्रोफेज तुरंत ही ब्लड के अंदर जो कि सर्कुलेट हो रही है वो वहां पे पहुंच जाएगी। नेक्स्ट फेगोसाइटिक एंड, इसी के फ्लो चार्ट कंटिन्यू है, फेगोसाइटिक एंड कीमोटैक्टिक रेस्पॉन्स। बॉडी को यह पता चलेगा कि कुछ बॉडी के अंदर कुछ टिश्यूज के अंदर केमिकल है, हिस्टामिन वो रिलीज हो रहा है,
और रिलीज होने के साथ में फेगोसाइटिक और कीमोटैक्टिक रेस्पॉन्स बॉडी को जैसे ही मिलेगा, वहां पे न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस तुरंत वहां पे पहुंच जाएगी, रीच ले। मैक्रोफेज जैसे ही वहां पे पहुंचेगी, मैक्रोफेज ब्लड में होती है, वो ब्लड आपको पता है हर ऑर्गन में जा रहा है, तो ब्लड के साथ में वो सेल्स भी क्या है, जारी, और सेल्स जा रही है, तो वो वहां पे जैसे ही फेगोसाइटिक रिएक्शन है वो पहुंचेगी, तो वहां पे जो इन्फेक्टेड एरिया के वहां पे घूमेगी, वो मूव टुवर्ड, वहां पे चली जाएगी, मूव टुवर्ड्स इन्फेक्टेड एरिया। जैसे ही मैक्रोफेज वहां पे ब्लड गया, ब्लड के साथ में कीमोटैक्टिक रेस्पॉन्स के साथ वहां पे इन्फेक्टेड एरिया पे क्या पहुंच गई, फेगोसाइटिक जो सेल से वो पहुंच गई मैक्रोफेज, और वहां अगर जाते ही उन्होंने क्या करा, engulf the invading organism या invading microorganism फेगोसाइटोसिस की रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी, अपने अंदर जो उस फेगोसाइटिक जो सेल है उस बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को है अपने अंदर ले लेगी, और जैसे ही बैक्टीरिया वायरस को अपने अंदर ले लेगी, दैट मींस रेप्लिकेशन खत्म हो जाएगा, वहां पे नंबर नहीं बढ़ेंगे, और नंबर नहीं बढ़ेगा तो बॉडी है फाइनली इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, फाइनली इन्फेक्शन है वो रिजॉल्व हो जाएगा, फाइनली इन्फेक्शन रिड्यूस्ड। मीन्स क्या है, जो आपने अभी तक जो पढ़ा वो क्या है, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। जो ये फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट को अगर कुछ सेकंड्स में अगर आपको याद करना है तो सिंपल सा है, मैं एक बार वापस से रिवाइज करवा रहा हूं। जैसा ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया वायरस का बॉडी के अंदर इन्वेड हुआ, इन्वेजन के साथ जिस वो जगह पे गया वहां पे सेल है, जो हर जगह बॉडी में सेल है, उस सेल्स को क्या करा, डैमेज, सेल को इंजरी करी, टिश्यू को इंजरी, तो टिश्यू इंजरी के साथ वहां से क्या रिलीज हुआ, हिस्टामिन क्या है, रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशन। जैसे ही हिस्टामिन रिलीज हुआ, तो वहां की जो सराउंडिंग ब्लड वेसल है, कैपिलरीज, उनमें क्या हुआ, उनमें वेसो डायलेशन, क्या हुआ, वेसल्स डायलेट हुई, और डायलेट जैसे भी हुई वहां पे सप्लाई है वो बढ़ गई, और सप्लाई बढ़ने के साथ वहां पे जो रेड है वो रेड और हॉट वो वार्म अपीयर होने लगा। साथ में जो केमिकल्स वो कीमोटैक्टिक रेस्पॉन्स है बॉडी को गया, और बॉडी ने तुरंत माइक्रोफेजेस जो बॉडी के जो सैनिक, जिसको मैंने बोला ल्यूकोसाइट्स और मैक्रोफेज, वो ब्लड के साथ में उस जो सराउंडिंग जहां पे टिश्यू इंजरी हुई थी वहां पे वो पहुंच गई, और पहुंचने के साथ उन्होंने जो भी ऑर्गेनिज्म था अपने अंदर ले लिया। इन्वेड का मतलब अपने अंदर निकलना, तो इन्वेडन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जैसे ही न्यूट्रोफिल्स आई उस इन्फेक्टेड एरिया, न्यूट्रोफिल्स आके उन्होंने अपना काम किया, दैट मीन अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्वेड कर दिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्वेड करने का मतलब इन्फेक्शन को कम करना, और फाइनली पेशेंट का इन्फेक्शन है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो नेचुरली तरीके से ये बॉडी का इंटरनल डिफेंस है, जो कि एक इंडिविजुअल इम्यूनिटी का पार्ट है। तो इंडिविजुअल इम्यूनिटी क्या है, पर्टिकुलर पर्सन की इम्यूनिटी। तो हर पर्सन में ये जो फेगोसाइटिक रिएक्शन है, ये इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता रहता है, और बॉडी अपने आप रिकवर करती रहती है। Thank you joining this class. If you like this class, then share and subscribe please. Thank you.